नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा स्पेशल में। और स्पेशल इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अब बजट की शुरुआत हो चुकी है, उसकी बातचीत शुरू हो चुकी है, कंसल्टेशन शुरू हो चुके हैं। तो हमको, आपको, सबको ये जानने में बड़ी दिलचस्पी होती है कि इस बार बजट में क्या हो सकता है। क्या हमें टैक्स छूट में कुछ मिलेगी राहत? क्या महंगाई कम करने के कुछ ऐसे उपाय सरकार करेगी? क्या नए प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं? तो देश को, बाज़ार को, इकोनॉमिस्ट को, हम सबको ये जानने की दिलचस्पी रहती है कि इस चैलेंजिंग टाइम में इस बार बजट में क्या हो सकता है, हमारे लिए क्या हो सकता है, इंडस्ट्री के लिए क्या हो सकता है। तो इसी को आज हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि कुछ बड़े इंडस्ट्री चैम्बर्स ऑलरेडी कंसल्टेशन कर रहे हैं एफएम के साथ, और कुछ चीज़ें उससे हमको निकल के आ रही, पता भी चल रही हैं। तो हम इसी को आज जानने समझने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त देश की सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है। डिमांड पुश करने के लिए कुछ करना चाहिए, या के शेप रिकवरी का एक चैलेंज है, उसको दूर करने के लिए सरकार क्या करेगी, या कुल मिला के एक्सपर्ट के नज़रिए से हम समझेंगे कि बजट में क्या हो सकता है और क्या सरकार को इस वक्त करना चाहिए, जो वक्त की ज़रूरत भी है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो बेहद खास और एक्सपर्ट का पैनल है, मैं आपको उससे परिचय करा दूँ। हमारे साथ जन्मेजय सिन्हा जी हैं, जो बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के एशिया पैसिफिक के चेयरमैन हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नीलेश शाह जी हमारे साथ हैं, जो कोटक एएमसी के एमडी है, सीईओ हैं। नीलेश सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ सुनील सुब्रमण्यम जी हैं, जो एमडी एंड सीईओ हैं सुंदरम म्यूचुअल फंड के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही निरंजन हीरानंदानी जी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो चेयरमैन है हीरानंदानी ग्रुप के। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। और हर व्यक्ति की बड़ी दिलचस्पी होती है, बजट में बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं। हालांकि कई बार लोग कहते हैं कि एक नॉन इवेंट सा होता है, लेकिन फिर भी हर साल हम लोग इंतजार करते हैं और बड़े भव्य तरीके से उसका स्वागत भी करते हैं और सुनते भी हैं। तो चूंकि इस बार बहुत ही खास मैं इसलिए मान रहा हूं कि एक तो बहुत ही चैलेंजिंग टाइम है, साथ ही 2024 के चुनाव से पहले ये फुल बजट होगा, जिसमें सरकार के हाथ बंधे नहीं होंगे, वो बड़े ऐलान कर सकते हैं, बड़ी योजनाएं सामने रख सकते हैं। तो जन्मेजय सर, आपके नज़रिए से क्या मेन पॉइंट्स हो सकते हैं जिस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए इस बजट में? देखिए, मैं एक चीज पहले तो इतिहास में जाकर ये बोलूं कि जो दो रीसेंट बजट गवर्नमेंट ने बनाए हैं वो बहुत ही बढ़िया रहे, क्योंकि इसके पहले 2 साल पहले एक प्रोजेक्ट फाइनेंस इकोनॉमी के लिए निर्मला जी ने एक बजट बनाया, विच वाज फैंटास्टिक। और उसके बाद नेक्स्ट बजट जो है वही सिलसिले में आगे बढ़ते गया। इट वाज टू अ लार्ज एक्सटेंट अनइवेंटफुल। वो बहुत ही बढ़िया बात है, बजट को प्रिडिक्टेबल होना चाहिए और अनइवेंटफुल होना चाहिए। इस बार मेरे 2 सुझाव हैं बजट के लिए, और मुझे लगता है वो इतने कठिन भी नहीं है सुझाव। ये गवर्नमेंट बैंक की प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात करती है। तो मेरे जो 2 सुझाव हैं, एक तो ये है कि इस बार आप देखेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक की परफॉर्मेंस बहुत बढ़ गई है। 2019 में जो 90,000 करोड़ का लॉस था, और वो 90,000 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। और जो 5 बैंक को कंसोलिडेट किया गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक और इंडियन बैंक, वो जो है काफी सॉलिड हो गए हैं। और मगर ये सब को, पूरा पब्लिक सेक्टर बैंक को कहीं आप पूरा एज अ कैटेगरी देखें, तब भी मार्केट उनका वैल्यूएशन 3,13,15,000 करोड़ का कुछ करती है, और सबका प्राइस टू बुक 1 से कम है, 1-2 के सिवा। और स्टेट बैंक का मगर 1.8 है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग कि ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स के प्राइस टू बुक बिलो 1 से 1.8 तक तो आ जाए। प्राइवेट बैंक के 3 से ऊपर है काफी के। कहीं ये हो तब जो है बैंक का ये जो गवर्नमेंट का जो स्टेक है, ये 6,50,000 करोड़ हो जाएगा। और फिर कहीं इन लोग खाली वो 5 कंसोलिडेटेड बैंक्स में कहीं 49% तक ले आए, तो 1,50,000 करोड़ इस साल उनको मिल जाएगा। और तब भी पूरा रिमेनिंग जो उनका वैल्यूएशन है 5 लाख से ऊपर, 5,20,30,000 करोड़ से ऊपर होगा। क्यों होगा? क्योंकि जहां 49% होगा, ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस हो जाएगा ये पब्लिक सेक्टर बैंक को। तो ये जो गुड परफॉर्मेंस चल रहा है
मार्केट को लगेगा कि ये आगे बढ़ेगा क्योंकि इंटरफियरेंस वगैरह नहीं होगा, ऐसे ही आगे बढ़ते चलेगा। और उसके बाद 5% का ही डाइवेस्ट करते हैं 30% तक, तो गवर्नमेंट सिंगल लार्जेस्ट ओनर भी रहेगा, कंट्रोल भी रहेगा, मार्केट को भी कॉन्फिडेंस होगा कि ये बैंक अच्छे से चलेंगे, तो उनका वैल्यूएशन बढ़ते जाएगा। और ये जो फिस्कल डेफिसिट को 6.5% से नीचे लाना है, उस पे उनको मदद हो जाएगी ये पैसा मिलने से, और कंट्रोल नहीं घटेगा। तो मुझे लगता है ये आइडिया है जिसका टाइम हैज कम, और इसको हमको लगता है इस बार द गवर्नमेंट शुड बाइट द बुलेट। और दूसरा मेरा सुझाव ये है कि एक डीएफआई नेट जीरो के लिए बनाना चाहिए गवर्नमेंट को, जैसे नैपफिड बनाया गया, और उसको कुछ कंसेशंस भी मिलना चाहिए, सो दैट ये ट्रांजिशन में कुछ सपोर्ट मिल जाए इंडस्ट्री। जी, लेकिन जन्मेजय सर, क्या इस चुनावी मौसम वाले बजट में, जो कि 24 की तैयारी के तौर पे भी मैं देख रहा हूँ, सरकार कड़े फैसले लेगी या एक पॉपुलिस्ट मेजर की तरफ जाएगी? ये 1,50,000 करोड़ लेने में उनको क्या तकलीफ? सर, बड़ा विरोध हो रहा था, लोग कह रहे थे कि बैंकों के साथ छेड़छाड़ मत करें। तो बैंक को बोले हैं कि प्राइवेटाइज करने के लिए तैयार है, प्राइवेटाइज करने में तो खूब विरोध होगा। सिंगल लार्जेस्ट, तब भी बैंक जो है, देखिए अभी तब भी बैंक में कंट्रोल उनका उदय कोटक से ज्यादा रहेगा, कोटक बैंक। तो पूरा 26% आरबीआई प्राइवेट बैंक्स को कंट्रोल करने देता है, यहाँ पर तो 49% रहेगा। तो बताइए, पूरा कंट्रोल रहेगा, सिंगल लार्जेस्ट ओनर रहेंगे, स्टेट बैंक को मेजॉरिटी कंट्रोल करेंगे, और 1,50,000 करोड़ पॉकेट में लेके घूमेंगे। ओके, नीलेश सर, इकोनॉमी दो तरीके से जूझ रही, एक डायकोटमी है उसके सामने। एक जो बॉटम ऑफ द पिरामिड वाला इलाका है, कंपनियों के रिजल्ट से भी पता चलता है और लोगों की कमेंट्री से भी पता चलता है कि वहाँ पे डिमांड का एक बड़ा चैलेंज है। तो डिमांड रिवाइवल के लिए सरकार क्या कर सकती है इस बजट में, या उसको क्या करना चाहिए? सो नीरज भाई, फाइनेंस मिनिस्टर आज सूर्य कुमार यादव की तरह है। जब बल्लेबाजी करने उतरते हैं तो लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा है। तो एक इस बजट में हमें उन उम्मीदों पे खरा उतरना है। एंड जैसा आपने कहा कि क्लियरली जो लोअर बॉटम ऑफ द पिरामिड लोग हैं, उनको डिमांड में हमें सहायता करनी है। ये दो तरीके से हो सकती है। एक, सरकार खर्चा करे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। पिछले 3-4 सालों से निवेश का जिम्मा सरकार ने प्राइवेट सेक्टर से ज्यादा लिया है। इस साल भी वह आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है।